हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिया देवगर आईएएस एकेडमी। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जिस तरह मैं डेली न्यूज फीड ले रहा हूं, सो आई एम अगेन कंटिन्यूइंग विद टुडेज हेडलाइंस एंड टुडेज न्यूज़पेपर अनफिल्टर्ड, व्हाट इज गिवन एज इन द आर्टिकल एंड टू डिस्कस अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब मैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो आज का भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कॉन्टेक्स्ट में, आई विल नॉट टेल यू देयर इन दिस पर्टिकुलर वन। सो लेट अस गो इनटू दिस वन बाय वन। पहला जो न्यूज है ये कल्चर सोसाइटी से लिंक्ड है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट। पहले इसको लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स कहते थे। पहले क्या कहते थे? लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स, ठीक है, ये नाम दिया जाता था। अब इसको अष्टलक्ष्मी कहा गया है। अष्टलक्ष्मी, दैट मीन्स 8 स्टेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दिस व्हाट द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन द नेम अष्टलक्ष्मी, द नेम ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कई बार ये डिबेट चलता है कि क्या असम को हम नॉर्थ ईस्ट माने। कुछ जगह पर ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। कुछ जगह होता है नहीं, असम इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, इफ यू टेक द गवर्नमेंट हियर, तो उस केस में 8 स्टेट्स कहा जा रहा है और उसको कलेक्टिवली रेफर टू एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, लेट मी रीड द हेडलाइन हियर। प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट फेस्टिवल टू सेलिब्रेट कल्चर इकोनॉमी ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। भारत मंडपम, नई दिल्ली, वहां पर ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जहां ये अष्टलक्ष्मी 8 राज्यों को, पूर्वोत्तर के राज्यों को, वहां पर वहां की इसकी जो संस्कृति है, वहां का जो धरोहर है, वहां का जो अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ावा देने के लिए। दैट मीन्स इफ यू लुक एट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दे आर वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड in terms of culture, ethnicity, in terms of society, social values, religion, right, art, and many aspects of it, life, which comes into the northeastern states. They are also sometimes referred to as paradise on earth, and they are very rich in biodiversity. जैव विविधता के संदर्भ में भी पूर्वोत्तर के राज्य काफी समृद्ध माना जाता है। तो वहां के ध्यान में रखते हुए, और अभी आपने देखा है कि हाल फिलहाल के वर्षों में भारत सरकार का पूरा फोकस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे हुआ है कई मायनों में। एक तो है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, वहां के विकास के संदर्भ में, कि वहां के लोग, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के जो सोशल लाइफ है, वो चीज को करते हुए कई सारे रोड, हाईवे नेटवर्क बनाए जा रहे हैं। दूसरे महीने में बायोडाइवर्सिटी की बात आता है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, मानस नेशनल पार्क इन असम, नामधापा इन अरुणाचल प्रदेश। तो बायोडाइवर्सिटी रिच माना जाता है, और साथ साथ कल्चरल रिच भी है। जैसे अभी मैदंग है ना, बरियल माउंट्स ऑफ होम किंगडम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है ना, शिव सागर। और वहां पर जो पार्ट है, तो वहां पर जो जोरहट और शिव सागर के पार्ट का जो भाग है, मैदंग इज द बरियल माउंड ऑफ अहोम किंग्स। तो उसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, ठीक है। काजीरंगा जो है ऑलरेडी वन हॉर्न राइनोसरस जा रहे थे, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कल्चरल हेरिटेज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है फ्रॉम जीएस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं हर बार बोलता हूँ जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू रीड ऑल दिस आर्टिकल्स हियर। तो दिस वन अष्टलक्ष्मी महोत्सव दैट इज भारत मंडपम इन नई दिल्ली, न्यू दिल्ली इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो देयर इट इज सेड दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री of northeastern India. Then comes artisanal craft, right, handmade crafts, artisanals of northeastern states. फिर है GI, geographical indication, which you all know, IPR, intellectual property right. GI tag represent any goods originating from a particular geographical area, उसको बढ़ावा देना, to promote such kind of thing. That's where the article is there. So यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, all these states coming together as a part of showcasing their kind of a culture and social and economic life. That's what is given here, right? So this is where the possibilities of growth is. Now coming to emergency situation, जो मैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से डीएनएफ में कवर कर रहा हूं, और मैंने ये बताया भी कई बार अपने डीएनए पे। अगर आप लोग नहीं देखा है, प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियोस ऑफ डेली न्यूज फीड।
आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस बारे में मैंने चर्चा किया। फिंगल, सऊदी अरेबिया ने ये नाम दिया है फिंगल, और अब ये तमिलनाडु के कोस्ट पे आ चुका है। हेवी रेनफॉल, बहुत तेज बारिश हो रही है और तूफान, कई सारे फ्लाइट्स कैंसिल किए गए और कई जगह पे फ्लडिंग हुआ है, हेवी बारिश की वजह फ्लडिंग हुआ है और 3 लोगों की जानें जा चुकी है। हर साल एवरी ईयर तमिलनाडु कोस्ट एंड चेन्नई, particularly Chennai is getting affected by cyclonic event during the time of November. अभी आज 1 दिसंबर है, yesterday नवंबर, तो वो साइक्लोन का वार्निंग दे दिया गया था, ऑरेंज अलर्ट एंड रेड अलर्ट। तो नाउ व्हाट यू सी हियर द फोटोग्राफ कि कई जगह पे फ्लडिंग और बारिश की सिचुएशन फेंगल साइक्लोन के द्वारा हो गया। और ये कहां से इंपॉर्टेंट है? डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, राइट, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कि हाउ टू मैनेज देयर, एंड एवरी ईयर दिस हैपेंस। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, इस बार भी लोगों की जान गई है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 people have still died. Although for last 1 week alert has been given by regional meteorological centers and also the IMD, है ना, साइक्लोन के लिए वेदर साइक्लोन और उसके लिए फोरकास्टिंग सिस्टम इंडिया का बहुत एक्यूरेट और स्ट्रांग हो चुका है, एंड दिस हैज बीन गिवन देयर, बट स्टिल देयर डेथ हैज बीन देयर। सो दिस व्हाट गिवन हियर, फ्लाइट्स हैव बीन डाइवर्टेड एंड ऑल दिस गिवन हियर। हेवी रेनफॉल, और आज भी इवन टुडे this rainfall is going to continue with the part of the many trains have been cancelled, flights have been cancelled, heavy flooding, heavy rain, all these are happening there. तो कई बार है ना, जैसे कि चेन्नई में कई बार अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम हुई है, there have been urban flooding kind of situation. Now again the things are there. Last year again there was a lot of problem was there, right? Again this year that same thing continue. So you know that sustainable development is very important when we are developing, but at the same time we have to look into the risk caused by natural calamities. Now here in this case cyclone, so that proper management of the cyclone is very important. So that you study from the disaster management perspective from main exam. और ये सब एग्जांपल्स हैं। और ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, फॉर्मेशन साइक्लोन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सारी चीजें। तो यू हैव टू कनेक्ट आर्टिकल विद द सिलेबस, ठीक है, वहां पर चीज। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, हेल्थ। H5N1, H5N1 बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये भी न्यूज में बना रहता है। कभी कभी आप सुनेंगे कि बर्ड फ्लू का जो है द प्रॉब्लम जो है, जहां पोल्ट्री फार्म एंड द बर्ड्स एंड अब देयर दिस स्प्रेड ऑफ द इंफेक्शन, H5N1, राइट, दिस इज द नेम ऑफ द वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, हाईली इन्फेक्शियस वायरस। नाउ व्हाट इज द न्यूज हैज कम? बायोटेक्नोलॉजी, genome sequencing, DNA genome sequencing of this virus has found mutation. What do you mean mutation? Where the genetic change happens, where the genes and the DNA they get modified and then some changes are there. So because of the genetic change, this virus H5N1 has mutated in such a way now causing human infection. है ना, ये वायरस जो H5N1 में जो म्यूटेशन हुआ है, उसके जो जेनेटिक चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसे वायरस बहुत फास्ट इवॉल्व करता है, म्यूटेट करता है। दे बिलोंग टू इन्फ्लुएंजा फैमिली ऑफ वायरस, जो कि बहुत तेजी से बदलता है अपने आप को। तो अभी ये जो न्यूज आया हुआ है कि ये वायरस का जो म्यूटेशन है वो मानव में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ह्यूमन इन्फेक्शन बीइंग कॉज्ड। तो दैट फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, तो ये चीज जानना है यहाँ पर। तो यहां पर जो न्यूज आया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग, जब उसको डीएनए सीक्वेंसिंग किया गया, बट यहां पर याद रखना है H5N1 बर्ड फ्लू, राइट, H5N5 स्वाइन फ्लू, COVID-19 and normal influenza, they have RNA as a genetic material. I'll repeat, RNA as a genetic material. So when you say genome sequencing is not only DNA sequencing, but the RNA also, nucleic acid. ऐसे जो वायरस होते हैं, इसके जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, सिंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है। और H5N1 दे आर नेम ऑफ द प्रोटीन्स ऑन द वायरस, उसके सरफेस प्रोटीन्स का नाम H5N1 है, दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन। तो दिस इसका जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ दिस आरएनए ऑफ द वायरस हैज बीन डन, ठीक है। तो यहां पर ये है कि PB2E627K, नाउ देयर इज अ फैक्ट। तो आप सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे नाम याद रखना है म्यूटेशन का? क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कुछ फैक्ट्स याद रखना है। तो दैट इज हियर PB2E627K, दैट इज अ म्यूटेशन है जिससे ह्यूमन के सेल के अंदर ये वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट विल कॉजिंग ह्यूमन इन्फेक्शन। जब जनरली बर्ड्स में होते हैं, देयर इज अ
जनरली द बर्ड इन्फेक्शन देयर, बट नाउ व्हाट इज कमिंग हियर, ह्यूमन स्प्रेड। और ये बहुत है ना डेडली हो सकता है। इमेजिन ऐसे वायरस जो बहुत फास्ट स्प्रेड करता है, और अगर वो बर्ड से ह्यूमन में आ गया, बर्ड फ्लू, एंड कमिंग टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैन बी देयर। फिर वो एपिडेमिक और पेंडेमिक का शक्ल ले सकता है, इट कैन बिकम अ पेंडेमिक ऑल्सो। तो कंट्रोलिंग सच काइंड ऑफ डिजीज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में यही होता है कि बर्ड फ्लू और दिस काइंड ऑफ H5N1, फर्स्ट एक्शन इज ऑन द बर्ड्स, कि वी कंट्रोल द बर्ड क्वारंटीन एंड कलिंग ऑफ बर्ड्स सो दैट स्प्रेड इज नॉट देयर। तो लेकिन बट देयर इज अ ऑलरेडी दिस इंफेक्शन हैज बीन फाउंड इन ह्यूमन, अब उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो नाउ व्हाट इज गिवन हियर, हाई पैथोजेनिक जो है इसका न्यू वायरस का 2.3.4.4b, दैट इज स्ट्रेन ऑफ द वायरस हैज बीन फाउंड, और दिस केस ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा एंड कैलिफोर्निया, 3 places, British Columbia, California and Canada, ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ बर्ड फ्लू हैज बीन फाउंड। ठीक है, तो यहां वायरस का पाया गया, ब्रिटिश कोलंबिया, टीनेजर डायग्नोस किया गया H5N1 नवंबर 2024, दैट मींस वेरी रिसेंट इट हैज बीन डायग्नोस्ड देयर। तो ये चीज है। तो नाउ दिस इज वेरी रियली कंसर्न कि इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड देन इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट अमंग ह्यूमंस, मानव के बीच में बहुत तेजी से ये फैल सकता है, और फिर ये एक तरह का पेंडेमिक का भी शक्ल ले सकता है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जीनोम एनालिसिस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। Food remains in fossil dung reveal clues to the rise of dinosaur. Dinosaur, Triassic, Jurassic era, जो उस समय जो था वहां पर। तो if you look at the evolution of dinosaur, so sometimes biology, evolution aspect, studies are conducted by scientists. Again, from biotechnology point of genome analysis. So what they have done, they have taken fossil of dinosaurs. Dinosaurs के जो fossils हैं, है ना, मरे हुए जो डायनासोर के फॉसिल जो है जीवाश्म, उनमें से पाया गया कि जो अनडाइजेस्टेड फूड जो डायनासोर खाना खाते थे, आपको पता है डायनासोर्स वेर वेजिटेरियन ऑल्सो, नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो, ओमनीवोर ऑल्सो, दैट मीन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। कुछ डायनासोर्स थे जो हर्बीवोरस थे, देयर वर अदर डायनासोर व्हिच वर टोटली कार्निवोरस डायनासोर, एंड देयर वर डायनासोर व्हिच वर ओमनीवोरस, बोथ प्लांट्स ईटिंग एंड एनिमल ईटिंग। तो उनके जो मरने के बाद जो उनका जो फॉसिल है जीवाश्म में, वहां पर जो अनडाइजेस्टेड फूड से स्टडी किया गया है और डायनासोर के इवोल्यूशन के बारे में पता चला है। साइंटिस्ट हैव डन लॉट ऑफ सर्वे रिसर्च ऑन सैंपल्स टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द फॉसिल ऑफ डायनासोर, एंड दे डिड जीनोम एनालिसिस, अगेन डीएनए सीक्वेंसिंग जीनोम एनालिसिस of the undigested food of the dinosaur, and then they get to understand the evolutionary aspect of dinosaurs. तो उस केस में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। यहां लिखा हुआ 247 to 237 मिलियन years ago, Triassic age, the where dinosaurs kind of domination in the on the planet। और इसमें ये भी पता चला कि डायनासोर कैसे एज ए काइंड ऑफ अ डोमिनेंट स्पीसीज वाज देयर। जैसे आज इंसान, मानव, होमो सेपियंस इज अ डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द प्लैनेट, एट दैट टाइम डायनासोर वाज अ डोमिनेंट स्पीसीज। कैसे वो अडॉप्ट कर पा रहे थे डोमिनेट, दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। दैट इज व्हाट द डोमिनेशन ऑफ डायनासोर्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, द व्हाट इज इकोसिस्टम, है ना, फॉरेस्ट एंड ऑल दिस, was not seen until approximately 30 million years later. After 247 to 237, again 40 million later is shown that the domination of dinosaur on the planet and the terrestrial ecosystem. तो इधर जुरासिक पीरियड जो है, अर्ली जुरासिक पीरियड, जहां पर डायनासोर का एज था, तो उसके बारे में रिसर्च किया गया। 500 फॉसिल जो रिमेन्स थे, जहां पर साइंटिस्ट ने एक स्टैट करके उसकी डीएनए एनालिसिस की, और वहां से उसको अंडरस्टैंडिंग पार्ट कि जैसे वेजिटेशन चेंज हुआ तो देयर डाइट चेंज्ड एंड दे वर एबल टू अडॉप्ट टू न्यू टाइप ऑफ वेजिटेशन, adaptation of dinosaurs. So that becomes from evolutionary point of view, evolutionary biology becomes very very important. ठीक है, now let's go to the next part, next article. अगला आर्टिकल है एग्रीकल्चर। Now you know that agriculture से लगातार क्वेश्चन आते हैं continuously, यूपीएससी and any exam, any state pieces exam, you will see question related to agriculture, and agriculture as a subject goes to every area of GS, whether you talk about economy or you talk about environment, science and technology,
राइट, वर्ल्ड अफेयर्स, एवरीवेयर एग्रीकल्चर विल बी देयर। तो अब जो यहाँ पर है, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, सीड कॉन्फ्रेंस, नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस, NSC, वाराणसी, राइट। देयर व्हाट इज द हेडलाइन सेज, सीड कांग्रेस रिजॉल्व्स टू प्रमोट बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। अब यह कीवर्ड है बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। व्हाट डू मीन बाय बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स? दोज क्रॉप्स विच हैव बीन fortified, enriched with essential nutrients, vitamins and minerals। ऐसे फसल जिसमें मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी जो पोषक तत्व हैं, यानी कि खनिज, मिनरल और विटामिन ऐड किया गया है, दिया गया है थ्रू हाइब्रिड क्रॉप्स। जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हाइब्रिड क्रॉप्स बनाते हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स, कई बार जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, व्हाट इज बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। इन बायोटेक्नोलॉजी क्लास आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन फिलीपींस, मनीला, has developed golden rice which contain precursor of vitamin A, प्रो विटामिन A। ऐसा चावल जिसमें प्रो विटामिन ए है, खाने पे बॉडी के अंदर विटामिन ए मिल सकता है, एक बायो फोर्टिफाइड राइस है, राइट। दैट इज व्हाट थिंग, इवन यू विल फाइंड दिस इन आर्टिकल। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप पढ़िए आप। इसमें बहुत अच्छा साइंटिफिक एस्पेक्ट और एग्रीकल्चर एस्पेक्ट दिया हुआ है कि आज जिस तरह से है ना पोषक तत्व हमें भोजन में नहीं मिल रहा है, और वर्ल्ड वाइड जो एक SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन को खत्म करने का, UN की जो एजेंडा है 2030 में, तो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स कैन रियली हेल्प solve many such problems of malnutrition worldwide. So that's what this article is all about. Scientists, policymakers, industry, like particular seed companies, scientists can generate in labs just kind of biofortified crops. Policymakers can come out with policy to bring to the market, and industries can produce those seeds and give it to farmers. So that is what. और अभी रिसेंटली सीड बिल, भारत सरकार एक कानून लाना चाह रही है सीड बिल के तौर पे, नए सीड बिल जो है उसमें बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स के बारे में दिया हुआ है। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हैज बीन आल्सो मेंशन इन द सीड बिल, न्यू सीड बिल। तो टू प्रमोट ऑल दिस यस्टरडे इस पे फोकस था कि बायो फोर्टिफाइड जो हाइब्रिड एंड बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स जो कि स्ट्रेस टॉलरेंट हो, ड्रॉट, फ्लड, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सॉल्ट, सैलिनिटी, ऐसे जो क्रॉप्स हम बनाए। एंड इंडिया इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दोस टाइप ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। तो वैरायटीज जो है ब्रीडिंग साइकिल को एक्सलेरेट करने के लिए कि हम ज्यादा पैदावार, ज्यादा यील्ड, more production, more yield can be done there. So this is very, very important in this context. This article is there. So you can read about this. Now comes here plastic treaty. कल भी मैंने बताया था. Yesterday DNF I have discussed about plastic treaty. Busan in South Korea. A conference, a summit is going on where the final negotiation to agree on the global plastic treaty उस पे वहां पर है। अभी क्या हेडलाइंस है यहां पर देखो, नेशंस फियर डेडलॉक ओवर प्रोडक्शन कर्व्स, केमिकल्स एट प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स। बुसान में जो अभी ये प्लास्टिक को लेके हो रहा है, अब यहां पर कई कंट्रीज, 200 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहां पर ये हो रहा है कि ये ट्रीटी हो सकता है स्टेलमेट हो जाए। कुछ इसका जो वहां पर कंट्रीज आ रहे हैं जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कंट्रोल ऑफ प्लास्टिक के तौर पे ट्रीटी पे लाने का प्रयास हो रहा है, हो सकता है कि वो पूरा तरह से ना हो पाए, फिर हो सकता है अगला कॉन्फ्रेंस करना पड़े। प्रयास ये था UN को कि इसी साल तक में ये ट्रीटी का पूरा ड्राफ्ट रेडी हो जाए और सिग्नेचर के लिए ज्वाइनिंग बाय कंट्रीज एंड रेटिफिकेशन के लिए स्टार्ट हो जाए। लेकिन अब जो सिचुएशन देखा जा रहा है इसमें ऐसा लग रहा है कि जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। That means now many countries are opposing in this case because there are group of countries which are big companies, big plastic producers, manufacturers, and the raw material, chemicals. See, what is plastic? कल मैंने बताया is a polymer, polystyrene, polythene, and they come from hydrocarbon oil.
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स। तो मेनी कंट्रीज विच आर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन, जैसे ईरान, गल्फ कंट्रीज, राइट, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल यूज होता है प्लास्टिक बनाने के लिए, तो दे आर नॉट इन फेवर ऑफ कर्ब ऑन द प्रोडक्शन पार्ट। प्रोडक्शन पार्ट को कर्ब करने पे वो मना कर रहे हैं। एंड देयर इज द सेम टाइम बिग एमिशन कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में दिस आल्सो रिजल्ट इनटू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन एमिशंस एंड ऑल दिस। So there are many countries like Panama City and many other island countries and other countries, they are totally opposing that there should not be control on the product, there should not be relaxation on the production part. But on the other hand, big industry, big companies, they are fighting that the production part should not be curbed. Waste management should be given more importance. तो इस बात पे दोनों ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन पे रोक नहीं लगना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, जहां पर हमें फोकस करना चाहिए उसको प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉपर मैनेज करने का, सर्कुलर इकोनॉमी का। कई कंट्रीज ये कह रहे हैं कि नहीं, नो प्लास्टिक, जीरो प्लास्टिक, 2040 वर्ल्ड शुड बी डिवॉइड ऑफ प्लास्टिक, एलिमिनेट प्लास्टिक, हेल्थ इंपैक्ट एंड ऑल दिस वन। तो दैट इज व्हाट दिस पार्ट इज देयर। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, रीड दिस वन। आज इसका फाइनल वहां पर होना बुसान में, जो एनजीओज आर दे आर आस्किंग दैट this draft plastic is unfinished, right? Many countries opposing, और कई बार इसमें वर्कआउट भी होने का खतरा है कि बहुत सारे कंट्री इस कॉन्फ्रेंस वर्कआउट भी कर दे। यहाँ पे एक ग्रुप आता है हाई कोलिशन, यहाँ पर हाई एम्बिशन कोलिशन, HAC। जब भी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के पढ़ोगे तो ये वर्ड आएगा, हाई एम्बिशन कोलिशन ना। HAC यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज, दे आर अगेन having dozens of countries are there, they are echoing that sentiment कि यहाँ पर क्या कि यूनाइटिंग अराउंड की इफेक्टिव एलिमेंट्स वहां पर जो है उसके बारे में कि कैसे हम प्लास्टिक कंट्रोल करें। तो गुड आर्टिकल, रीड दिस वन। नाउ कमिंग टू दिस इज द लास्ट पार्ट व्हिच आई हैव कवर्ड हियर। तो यहाँ पर कई चीजें हैं जो कहा जा रहा है कि ये साउथ कोरिया का, बुसान का, कि ये जो ट्रीटी की बात है हो सकता प्रॉपर ना आए, ये चीज है। एनीवे, आई हैव कवर्ड दिस पार्ट। हर दिन मैं DNF कर रहा हूं टू गिव यू एन आइडिया हाउ टू गो अबाउट विद करंट एस्पेक्ट, हाउ टू गो अबाउट न्यूज एंड व्हाट न्यूज यू शुड फिल्टर एंड यू शुड रीड दैट। कौन सा न्यूज आपको फिल्टर करना है, क्या चीज पढ़ना है, कौन सा एरिया जीएस के साथ है उसको मैप करना है और उसको ध्यान से पढ़ना है। तो आज के न्यूज़पेपर का ये जो आर्टिकल्स है, ये DNF इज मेड अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन गेट दैट। एट द सेम टाइम यू कैन फॉलो दिस इन आवर यूट्यूब चैनल। सो वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।